हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। एलपी सरकारी जॉब चैनल आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर एक रविवार को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर भेजा जाता है। दूसरे रविवार को नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का मॉडल पेपर भेजा जाता है। तीसरे रविवार को कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर भेजा जाता है। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान, कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र और इतिहास का रविवार के दिन भेजा जाता है 5 बजे। तो इस चैनल पर आप के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया जाता है। आपका अच्छा रिजल्ट आवे, आपके मार्क्स अच्छे आवे। और कक्षा 10 का मॉडल पेपर पिछले वर्ष में भेजा था। आप उस मॉडल पेपर को प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। 3 मॉडल पेपर भेजा था और उत्तर प्रदेश में कुल 5 सेट आते हैं। 3 मॉडल पेपर में पूरा 5 सेट का प्रत्येक क्वेश्चन भिड़ा दिया था। प्रत्येक क्वेश्चन आ गया था। 3 मॉडल पेपर में 5 पेपर, जो पूरे यूपी में 5 सेट आता है, 5 सेट भिड़ गया था। नहीं विश्वास है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल पेपर को देख लें और उन 5 सेटों को देख लीजिए। तो चलिए, अब ये तो बात की बात है, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, रविवार को ही मॉडल पेपर जाता है। तो ये मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। कक्षा 12 विषय इतिहास है। कक्षा 12 विषय इतिहास है। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं सामान्य निर्देश में। ये समझ लीजिए आपके सामने पेपर ही चल रहा है, ऐसा मान के ही चलेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो मॉडल पेपर आपके पास भेज रहा हूँ उतना ही तैयार कर लेना है। आप किताब या गेस्ट पेपर या कोई पत्रिका या कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल तैयारी करना है और अच्छे नंबर लाना है। तो ये पेपर मान के चलेंगे। सामान्य निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों है भाई, रथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित हैं और 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए, ये खंड का की शुरुआत करते हैं। खंड का में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो खंड का ही पहले देखते हैं। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? तो मोहनजोदड़ो को मिली है, या कालीबंगा को मिली है, या चनहूदड़ो को मिली है, या लोथल को मिली है।
तो बंदरगाह की संज्ञा किस स्थल को मिली है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहूदड़ो या लोथल? तो हड़प्पा सभ्यता के लोथल स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है, यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में ऐसा बताया गया है, या चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों में ऐसा बताया गया है, या कुमार गुप्त के अभिलेखों में ऐसा बताया गया है, या पुष्यमित्र के अभिलेखों में ऐसा बताया गया है? तो किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो वो है अशोक के अभिलेखों में। जेम्स प्रथम ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, जो कि ब्राह्मी लिपि में था, और अशोक के अभिलेखों में देवा नाम प्रिय का उल्लेख मिलता है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता कौन हैं? कृष्ण हैं, या व्यास हैं, या विदुर हैं, या अर्जुन हैं? तो देखिए, ये पहले भारत था, जय संहिता था, फिर भारत बन गया, फिर महाभारत बना। जैसे जैसे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे नाम चेंज होता गया। अब आज विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ी पुस्तक, सबसे ज़्यादा श्लोक जो भी समझें वो महाभारत ही है। और महाभारत का लेखक आपसे पूछा जा रहा, तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास जी। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, यानी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली सल्तनत में इब्न बतूता को किस देश में दूत के रूप में भेजा था? दिल्ली सल्तनत में इब्न बतूता को किस देश में दूत के रूप में भेजा था? किस देश में? तो मंगोलिया देश में, या चीन में, या श्रीलंका में, या पूर्वी अफ्रीका में? तो इब्न बतूता राजदूत के रूप में कहाँ जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन जाता है। ये अफ्रीका के मोरक्को का यात्री हो रहता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रधान मंत्री बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन दूत के रूप में भेजा था। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चीन। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, दीवान ए अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित है? दीवान ए अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित था? तो सेना की देखभाल से संबंधित था, या राजस्व से संबंधित था, या ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन है ये, या खानों के आंकड़ों पर देख रेख से संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज नामक विभाग संबंधित था सेना की देखभाल से। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, संथाल आंदोलन किससे संबंध है? संथाल आंदोलन का संबंध किससे है? यहाँ पर
का लिख लेंगे संथाल आंदोलन का संबंध किससे है? तो जनजाति आंदोलन से संबंधित है ये, या कृषक आंदोलन से संबंधित है, या मजदूर आंदोलन से संबंधित है, या ये धार्मिक आंदोलन था? तो संथाल आंदोलन किससे संबंध है? तो ये संथाल आंदोलन एक जनजाति आंदोलन था, यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो ये आर.सी. मजूमदार ने दिया है, या बी.डी. सावरकर ने, या सर सैयद अहमद खान ने, या दुर्गादास बंदोपाध्याय ने? तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले थे बी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 8। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? प्रश्न नंबर 8। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 4 जुलाई 1947 को, या 5 जुलाई 1947 को, या 18 जुलाई 1947 को, या 20 जुलाई 1947 को? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? प्रश्न नंबर 9। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में आरंभ किया, या 1922 में आरंभ किया, या 1924 में आरंभ किया, या 1919 में आरंभ किया? तो यहाँ पे 1919 में देखेंगे तो जलियांवाला बाग कांड हुआ, रौलेट एक्ट आया। रौलेट एक्ट था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये 1919 में हुआ। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1924 में कर्नाटक के बेल्लारी गांव में। कर्नाटक के बेल्लारी गांव में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनते हैं 1924 में। 1922 वो सन है जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। तो आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। कब? 1922 में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था 1922 में। कहाँ पर? चौरी चौरा नामक स्थान पर। ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि जैसा प्रश्न घुमा के अगर पूछता है तो ये भी आपको नॉलेज रहना आवश्यक है। अब प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो ये 3 सन बता दिया। अब एक बचा है ऑप्शन ए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं, संविधान सभा में किसने कहा? प्रश्न को अच्छी तरह समझें। संविधान सभा में किसने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए? संविधान सभा में किसने कहा
कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए? तो NG रंगा ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, या भीमराव अंबेडकर ने कहा था? तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर हो, ये कहने वाले थे NG रंगा। NG रंगा ने कहा था अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये 10 प्रश्न एक एक नंबर के थे, यानी 10 नंबर के 10 प्रश्न हो गए। अब चलते हैं खंड खा पे। खंड खा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 5 प्रश्न होंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 10 नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को, यहाँ पे देखें कांस्य है भाई, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है? ये यहाँ पे कांस्य युगीन है भाई, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है? तो इस सभ्यता से, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता युग में कांस्य धातु से निर्मित वस्तु तथा आभूषण मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा युग में कांस्य युगीन धातु से निर्मित वस्तु तथा आभूषण मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका प्रमुख सिद्धांत ब्रह्मचर्य था, जो 5वां सिद्धांत जैन धर्म में जोड़ा गया। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था जैन धर्म में, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो वैसा ही देख के आपको उत्तर करना है। ये नहीं कि आप एक उत्तर को बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से चर्चा करें और दूसरा उत्तर आपका छूट जाए। तो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, तो इसलिए आप समय के हिसाब से उत्तर देंगे, न कि एक प्रश्न 4 पन्ने में और एक प्रश्न 2 लाइन में, ऐसा कतई नहीं करेंगे आप। तीसरा प्रश्न है, 13वां प्रश्न है। 10 वो हो गए, इसमें 13वां प्रश्न है, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो गुरु नानक की, ऐसा लिखना चालू करेंगे, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। निर्गुण भक्ति, ध्यान से सुनना, जो भी शिक्षाएं हैं गुरु नानक की, उनको ध्यान से। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। मूर्ति पूजा, तप आदि तथा हिंदू और मुसलमान धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया। निरंतर स्मरण, चिंतन और जाप को रब की उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया।
तो ये थी गुरु नानक की शिक्षाओं से संबंधित। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जजमानी प्रथा क्या थी? जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी प्रथा के बारे में देखते हैं भाई, जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी प्रथा पे देखते हैं। जजमानी प्रथा के अंतर्गत दस्तकारों की सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और खाने के लिए नकदी दी जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होने लगा। इसी को बोलते हैं ददनी प्रथा। यदि जजमानी प्रथा आ जाए या ददनी प्रथा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जजमानी प्रथा के अंतर्गत दस्तकारों की सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और खाने के लिए नकदी दी जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होने लगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मौलवी अहमदुल्ला शाह पर टिप्पणी लिखिए। मौलवी अहमदुल्ला शाह पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए मौलवी अहमदुल्ला शाह पे टिप्पणी देखते हैं भाई। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय फैजाबाद में क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता थे। ब्रिटिश सरकार ने मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का इनाम रखा था। यानी ब्रिटिश सरकार के कट्टर दुश्मन, कट्टर विरोधी आंदोलनकारियों में कट्टरतावाद का बहाव कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला से ब्रिटिश सरकार भी डरती थी। तो मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों को नेतृत्व फैजाबाद से कर रहे थे। आप चलते हैं खंड गा पे। खंड गा में 6 प्रश्न होंगे। खंड गा में 6 प्रश्न होंगे। ये 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो खंड गा को देखते हैं भाई। ये उत्तर वैदिक काल सामाजिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 1। तो चलिए भाई उत्तर वैदिक कालीन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखें। खंड गा में उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 6 प्रश्न है। तो 6 पंचे 30 नंबर का ये प्रश्न हो गया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय हो गया था। 10 नंबर का अति लघु उत्तरीय हो गया था। और 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। तो प्रश्न नंबर 16, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसका उल्लेख
ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को मस्तिष्क से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को उदर से और शूद्रों को पैर से उत्पन्न माना गया है। प्रत्येक वर्ण का अपना निर्धारित कार्य था जिसे वे पूरे रीति रिवाज के साथ करते थे। प्रत्येक को जन्म से वर्ण दे दिया जाता था। ब्राह्मणों का कार्य था क्या? पठन पाठन एवं यज्ञ करवाना। इन्हें सभी वर्गों में सबसे शुद्ध माना जाता था, सबसे पवित्र माना जाता था, सबसे ऊंचा माना जाता था। क्षत्रिय शासकों एवं राजाओं के वर्ग में आते थे। उनका कार्य लोगों की रक्षा करना था, साथ ही साथ समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। वैश्य लोग आम लोग होते थे जो व्यापार, कृषि और पशुपालन इत्यादि कार्य करते थे। मुख्यतः यही लोग कर भी अदा करते थे। यद्यपि सभी तीनों वर्णों को उच्च स्थान मिल गया, ये सभी पवित्र धागे को धारण कर सकते थे, परंतु शूद्रों की क्या स्थिति थी? शूद्रों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनसे भेदभाव किया जाता था। पैतृक धन, पितृ सत्तात्मकता का नियम था। चल अचल संपत्ति पिता से बेटे को चली जाती थी। औरतों को अधिकतर निचला स्थान दिया जाता था। एक ही गोत्र के, एक ही पूर्वजों के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। वैदिक लेखों के अनुसार जीवन में 4 चरण या आश्रम, जो भी आप समझे, होते थे। पहला ब्रह्मचारी या विद्यार्थी जीवन। ये 24 साल तक आप 25 साल तक आप विद्यार्थी या ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, विद्यार्थी जीवन जिएंगे। फिर 25 साल यानी 25 से 25 साल जोड़ेंगे तो 50 साल तक गृहस्थ आश्रम यानी अपने परिवार को बढ़ाएंगे, अपने गृहस्थ आश्रम को अंतर्गत पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे। फिर उसके बाद में वानप्रस्थ 25 साल तक, और वानप्रस्थ के बाद 25 साल 75 से 100 साल तक आप संन्यास को धारण कर लेंगे। ऐसी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक संरचना थी। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सूफीवाद क्या है? इसकी विशेषताओं को संक्षिप्त में बताइए। अगला प्रश्न है, सूफीवाद क्या है? इसकी विशेषताओं को संक्षिप्त में बताइए। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। देखिए यहाँ पे धर्म और पंथ में आप थोड़ा अंतर रखेंगे। पंथ सबको लेके चलने वाला है और धर्म कट्टरता को दिखाता है। इसके पंथियों को सूफी कहते हैं। इनके धार्मिक विश्वास और आचार एवं विशेषताएं परंपरागत धर्मावलंबियों से भिन्न थीं। सूफी संत आंतरिक पवित्रता की बात करते हैं, वहीं रूढ़वादी मुस्लिम बाहरी आचरण एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर बल देते थे। यानी अब समझ में आ रहा होगा पंथ और धर्म के बारे में। सूफीवाद का मानना था कि ईश्वर प्रेमी का प्रिय यानी ईश्वर का प्रिय होता था, अर्थात भक्त अपने प्रिय ईश्वर से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। सूफीवाद का मानना था प्रेम और भक्ति ही केवल ईश्वर तक पहुँचने का एक रास्ता है। सूफीवाद का मानना था उपवास, रोज़ा या प्रार्थना की तुलना में भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। ये सूफीवाद लोग रोज़ा नहीं मानते थे,
नमाज नहीं मानते थे, ये इनका विश्वास था। भक्ति को अधिक महत्व देते थे। सूफीवाद जाति व्यवस्था की भी आलोचना करता है। सूफीवाद को 12 आदेशों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक एक रहस्यवादी संत के अधीन होता था। तो सूफीवाद का आखिरी में लिखेंगे, सूफीवाद के बारे में जहाँ तक हमारा विचार है, ये कट्टरता को नहीं, मानवता को महत्व देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? इस्तमरारी बंदोबस्त के क्या प्रभाव हुए, संक्षेप में लिखिए। इस्तमरारी बंदोबस्त के क्या प्रभाव हुए, संक्षेप में लिखिए। तो इस्तमरारी लिखना चालू करेंगे तो कुछ ऐसा अपनी भाषा में लिखें कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। इस्तमरारी बंदोबस्त के प्रमुख प्रभाव को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि इसमें भू राजस्व से किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ा तथा किसान खेतिहर मजदूर बनकर रह गए थे। इनमें किसानों को जमींदारों के अत्याचारों व शोषण का सामना करना पड़ता था। वे जमींदार जो राजस्व वसूली की वगाही में उदार थे तथा भू राजस्व को समय पर अदा नहीं कर सकते थे, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था से किसान दिन प्रतिदिन निर्धन होते गए और उनमें सरकार और जमींदार दोनों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। इसमें राजस्व की दर निश्चित होने से किसानों को हानि होती थी। इस व्यवस्था में से जमींदारों को तो लाभ हुआ। इस्तमरारी व्यवस्था से जमींदारों को तो लाभ हुआ, क्योंकि इसमें निश्चित भू राजस्व की राशि होने से उनकी आय में वृद्धि हो गई। इस व्यवस्था से किसानों की भूमि छिन गई, किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई तथा जमींदार अस्थायी भूस्वामी बन गए। इससे किसानों को अत्यधिक हानि हुई, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया और कुछ हद तक सफलता भी मिली, पर इसमें जमींदार काश्तकार ये साथ नहीं दिए और इस कारण ये जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चला, ये पूर्णतया तो नहीं फेल हुआ, पर कुछ हद तक ये सफल नहीं हो सका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सबने अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में आप देखे हैं कि कई आंदोलन चलाए वो जनता की ओर मुड़े, जनता की भावनाओं को समझे और जनता के लिए काम किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना अभियान छेड़ दिए। तो गांधी जी ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? 11 सूत्री मांगों को और नमक के मुद्दे को लेकर 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून, 6 अप्रैल या 5, ये गांधी
इरविन एक समझौता भी हुआ है जिसको हम दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। इनकी मांगों को नहीं माना गया तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम घोषित किया गया, जैसे कि नमक बनाने पर बल दिया गया, शराब, अफीम तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी कपड़ों की होली खेली गई, जलाया गया, शिक्षक और विद्यार्थी को सरकारी संस्थानों को छोड़ने पर बल दिया गया। सरकारी संस्थानों में नहीं जाते थे, शिक्षक शिक्षण कार्य करने नहीं जाता था और विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने नहीं जाता था। इन रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। इस आंदोलन की सक्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पहले इन्हें बंदी बनाया, किंतु जल्द ही इन्हें रिहा कर गांधी इरविन समझौता संपन्न कराया, जिसके बारे में अभी शुरुआत में बताया था। गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको दिल्ली समझौता कहते हैं, तथा गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि पहले सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया नहीं था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को मना लिया गया और गांधी जी कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ, उसका क्या महत्व था? गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ, उसका क्या महत्व था? तो गांधी इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, या जिसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए सहमत हो गए। कांग्रेस इस आधार पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई कि सम्मेलन में पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों से जुड़े मामले आदि के बारे में आरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होगा। गांधी इरविन समझौते में निम्न अधिकार दिए गए सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे, उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। ये सब महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौते के द्वारा संपन्न हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर बल दिया गया? संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर बल दिया गया? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें भारत को स्वतंत्र, पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना आवश्यक माना गया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारतीय गणराज्य राज्यों का संघ होगा।
तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होंगी। इस प्रस्ताव के द्वारा ये भी घोषणा की गई, देखिए अभी वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, पर जो उद्देश्य प्रस्ताव में था वो राज्यों में निहित होंगी, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में लिखित था। घोषणा की गई, भारत की संघीय सरकार एवं एकाकी सरकार को सभी राजनीतिक शक्तियां तथा अधिकार जनता से प्राप्त हुए। इस प्रस्ताव में ये भी व्यवस्था की गई कि भारतीय संविधान में समान आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अवसर मिलेंगे तथा सभी को पूर्ण न्याय मिलेगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम संविधान सभा की प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। अब अगला है खंड घ। खंड घ में देखिए हम संक्षेप में आपको बताते चलते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप किताबों से भी तैयार करेंगे। हम इशारा, क्योंकि हम पूरी व्याख्या करेंगे तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, और यहाँ हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिन प्रश्नों की व्याख्या उचित लगी, छोटे में हो सकता था, उनकी व्याख्या किया, और आप इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, समय सीमित है 3 घंटा 15 मिनट। तो जैसी व्याख्या किया हूँ उससे ज़्यादा नहीं लिखने की कोशिश करना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो प्रत्येक प्रश्न में अथवा लगा है, यानी एक प्रश्न में 2 भाग हैं, चाहे ए भाग पहला प्रश्न वाला करें चाहे अथवा वाला करें, ऐसा करके कुल 6 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 3 प्रश्न करना है। थोड़ा बहुत इशारा करते हैं और उसके बाद में आप किताब से जाके इसको पढ़ने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी सीमाएं भी विस्तृत भूभाग में फैली थीं। मौर्य प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताओं को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा कुछ आप लिखेंगे। जैसे कि केंद्रीय शासन, पॉइंट दे देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रि परिषद का उल्लेख मिलता है। दूसरी हेडिंग डाल देंगे, स्थानीय प्रशासन गांव एवं जिलों के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था। गोप और स्थानीय इससे जुड़े अधिकारी थे। स्थानिक, युक्त, राजयुक्त, प्रादेशिक एवं समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम में अधिकारी थे। ग्राम समूहों के अंतर्गत विभिन्न कोटियां थीं। स्थानीय जैसे 800 गांव को मिलाकर स्थानीय, द्रोणमुख 400 गांव को मिलाकर बनते थे। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। तीसरा पॉइंट दे देंगे, प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी तथा मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ प्रांतपति नियुक्त किए जाते थे, वे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। फिर चौथा पॉइंट दे देंगे, नगर प्रशासन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई तथा जिले का अधिकारी
एग्रोनोमोई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला पॉइंट दे देंगे, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन मिलता है, संस्था एवं संचरण। न्याय प्रशासन, अगला पॉइंट दे सकते हैं, न्याय प्रशासन मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थीय तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। धर्मस्थीय न्यायालय को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था तथा कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रादेष्टा कहा जाता था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था, जहां ग्रामीण निर्णय करते थे। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय तथा सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। फिर अगला दे सकते हैं पॉइंट, राजस्व प्रशासन। राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन कौटिल्य ने किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि योगी भूमि पर उपज का 1/4 भाग या 6ठा भाग एक भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। अशोक ने अपने अभिलेखों में युक्त, राजूक तथा प्रांतीय अधिकारियों का वर्णन किया है, जो उसके द्वारा स्वतंत्र न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले अधिकारी थे। तो देखिए, हम थोड़ा इशारा कर रहे हैं, यह है कि आप किताब से भी विधिवत इसकी तैयारी करके जाएंगे, यानी 10 नंबर का प्रश्न है, तो आपको उस हिसाब से लिखना भी पड़ेगा। जब आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो 5 नंबर वाला जो है वो कम से कम 30-40 लाइन में लिख देंगे, पर जो 10 नंबर वाला है वो कम से कम 80-120 लाइन में, इससे कम में नहीं लिखेंगे। वही वो एग्जामिनर भी सोचता है कितना नंबर आपको दिया जा रहा है, तो आपने लिखा क्या है। अथवा ये करेंगे या अथवा करेंगे, अथवा वाले में है, इब्न बतूता भारत के तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था तथा डाक व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इन बतूता ने सल्तनतकालीन समाज में प्रचलित प्रथाओं का विवरण दिया, जैसे सती प्रथा का विवरण दिया, दास प्रथा का विवरण दिया। इन बतूता ने दास प्रथा, सल्तनतकालीन शहरीकरण एवं व्यापारिक परिस्थितियों का भी विवरण दिया। दास प्रथा के बारे में, सल्तनत काल के बाज़ारों में वस्तुओं की तरह दासों की बिक्री भी होती थी, ऐसा इब्न बतूता ने बताया है। इनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय होती थी, इन्हें उपहार स्वरूप भी दिया जाता था, ये इब्न बतूता ने बताया। इब्न बतूता ने अपने विवरण में बताया कि उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार स्वरूप देने के लिए घोड़ा, ऊँट और दास खरीदे थे। खुद इब्न बतूता बता रहा कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार देने के लिए दास खरीदा था। उस समय महिला दासियों का भी प्रचलन था। ये दासियां सुल्तान की सेवा में कार्यरत रहती थीं, जो संगीत व गायन में निपुण होती थीं। अमीरों की गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए भी इन दासियों की नियुक्ति होती थी। तत्कालीन समय में दासों से घरेलू कार्य ही करवाए जाते थे और इनका मूल्य भी बहुत कम होता था। इब्न बतूता ने बताया कि दासों का उपयोग पालकी या डोली में पुरुषों और महिलाओं को ढोने के लिए भी किया जाता था। शहरी जीवन के बारे में इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय नगरों को घनी जनसंख्या वाला तथा समृद्ध नगर कहा गया है। उनके अनुसार नगर उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से परिपूर्ण थे
शहरों में भीड़ भाड़ युक्त सड़कें व चमक दमक वाले रंगीन बाजार होते थे। डाक व्यवस्था के बारे में उन बतूता ने बताया। तत्कालीन डाक व्यवस्था की इन बतूता ने प्रशंसा करते वक्त हुए बताता है और लिखता है, सल्तनत कालीन डाक प्रणाली इतनी सटीक व कुशल थी कि सिंध से दिल्ली यात्रा में 50 दिन, जबकि गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक पहुंचाने में केवल 5 दिन ही लगते थे। कितनी उच्च स्तर की डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने जिक्र किया। इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था से बहुत प्रभावित था। उसने अपने वृत्तांत में इस व्यवस्था को एक विशिष्ट संचार व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता था, और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें इन बातों का वर्णन उसने किया है, पुस्तक का नाम रिहला है। तो चलते हैं। अब ये दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है, चाहे पहला करें या अथवा करके करें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासकीय एवं न्यायिक एवं राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासकीय न्यायिक एवं राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक कोई करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासकीय न्यायिक राजस्व संबंधी सुधारों के बारे में हम न्यायिक सुधारों पर चर्चा करते हैं। जैसे कॉर्नवालिस संहिता की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विधि का शासन स्थापित किया। कॉर्नवालिस ने एक धर्मनिरपेक्ष न्याय प्रणाली विकसित की तथा विधि का शासन, जैसा आपको बता चुका हूँ, स्थापित किया। जिलाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कॉर्नवालिस करता है। जिले में अधिकारियों के एक नई श्रेणी जिलाधीश की नियुक्तियाँ किया। उसे दीवानी, फौजदारी तथा पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए। सर्किट न्यायालयों की स्थापना 1790-92 में ये कॉर्नवालिस करता है। दीवानी न्यायालय में सुधार की व्यवस्था कॉर्नवालिस ने किया। दीवानी अदालतों की एक श्रृंखला स्थापित की जिसमें मुंसिफ की अदालत, रजिस्ट्रार की अदालत, जिला अदालत आदि अदालतों की व्यवस्था कॉर्नवालिस ने किया। प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना कॉर्नवालिस ने किया। प्रशासकीय सुधारों में पुलिस संबंधी सुधार किए। तत्कालीन अव्यवस्था को समाप्त करने तथा न्यायिक सुधारों के अंग्रेजी मजिस्ट्रेटों को जिले की पुलिस का भार दे दिया गया। जिले को 400 वर्ग मील के क्षेत्र में बांटकर प्रत्येक में एक दरोगा तथा उसकी सहायता हेतु सिपाही आदि रखे गए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर उन्हें भ्रष्टाचार से दूर करने का प्रयास किया। योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर बल दिया तथा सभी प्रकार की सिफारिशों, चाहे वो इंग्लैंड की महारानी अथवा युवराज की हो, को खारिज कर दिया। व्यापारिक वाणिज्य संबंधी सुधार किए। व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी। ये सदस्य प्रायः घूसखोर होते थे। कंपनी ने ठेकेदारों से माल लेना बंद करके एजेंटों व व्यापारिक प्रतिनिधियों के माध्यम से कच्चा माल खरीदना प्रारंभ कर दिया। कॉर्नवालिस के भू राजस्व संबंधी सुधारों में
अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया तथा उनको प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम लगान के रूप में जमा करके और अपनी जमींदारी को कायम रखने के लिए आदेश दिया। इससे कंपनी को प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम लगान के रूप में मिलने लगी और वहीं जमींदारों के रूप में एक समर्थक वर्ग भी कंपनी को मिल गया। और अथवा में देखेंगे तो भारत छोड़ो के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या निकले। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया अंतिम जन आंदोलन था। ये पूर्व आंदोलनों से भिन्न था, अधिक प्रभावशाली था। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को ऐसी चोट पहुंचाई कि अंग्रेज इससे उबर नहीं पाए और उन्हें स्पष्ट हो गया कि अब हम भारत में लंबे समय तक राज नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज़ों ने भारतवासियों की इच्छा के विरुद्ध भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया था और इसी कारण अंग्रेज़ों के शत्रु जापानी आक्रमण करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन एक और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बदलती हुई परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई चेतना व दूसरी ओर स्वतंत्रता के अंधकार में भविष्य के कारण लोगों को व्याप्त असंतोष का परिणाम था। वर्ष 1942 के युद्ध में एक नया मोड़ ले लिया जिससे मित्र राष्ट्रों को एक हार के बाद दूसरी हार का सामना करना पड़ रहा था। जापान भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। जापान के आगे बढ़ने से भारत को अधिकृत करने का भय बढ़ चुका था और ये अंग्रेज़ों के लिए एक चिंता का विषय बन गया। राष्ट्रवादियों द्वारा भी अंदर से विशेष दबाव था। 1939 में दबी हुई अंग्रेज विरोधी भावनाएं, जिन्हें वर्ष 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय पूर्ण रूप से व्यक्त होने का अवसर नहीं मिला था, भड़कने के लिए आतुर थी और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। क्रिस प्रस्ताव केवल एक भ्रमित आश्वासन था। ये कोई भी मित्रवत राजनीतिक व्यवस्था प्रभावी करने में असफल था और स्वतंत्रता का भविष्य अंधकारमय था। क्रिस प्रस्ताव की असफलता ने जन आंदोलन के लिए आधार तैयार कर दिया। आंदोलन की परिणाम क्या निकले। वर्ष 1942 का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 के बाद ये बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दूसरी देशव्यापी बगावत थी। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी। आंदोलन अपने तात्कालीन ध्येय को तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इससे स्वतंत्रता के लिए भूमि तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार अब समझने लगी कि भारत जनमत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध है। आंदोलन में जनता ने जिस प्रकार अंग्रेज़ों का सामना किया, उसे देखकर देश और बाकी देशों की सहानुभूति भारत की ओर हो गई और उन देशों ने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि वो भारत को स्वतंत्र कर दें। तो देखिए, पूरी तरह तैयार तो आपको किताब से करना है, हम आपके लिए एक आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जैसे विशाल एवं विस्तृत संविधान है भारत का, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है,
ये व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। राज्य के नागरिकों के लिए नीति निर्देशक तत्व एक निर्देश के रूप में दिए गए हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार जनता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, जनता को इससे सुविधा दी जाए। फिर पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना के नाम से ही स्पष्ट है, यह एक 5 वर्ष की देश के विकास संबंधी योजना थी। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों हेतु देश के विकास की दिशा निर्धारित करके उस प्रकार योजना तैयार की जाती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दूसरा था मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। तीसरा लक्ष्य था शरणार्थियों का पुनर्वास। चौथा लक्षण था इसके साथ इस योजना के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस योजना में कृषि को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत देश के उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित किया गया। इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े कारखाने भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला का निर्माण किया गया। और आप किताब से भी अच्छी तरह तैयार करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और थोड़ा आपके लिए आधार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं खंड अंगा पे। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 25। तो यहाँ पे 10 तिथि दी गई है और प्रत्येक तिथि 1 नंबर है, प्रत्येक का 1 नंबर है। तो अगस्त 1946 पहला है, अगस्त 1946। तो अगस्त 1946 में क्या हुआ है? अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की स्वीकृति की गई। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू की गई। दूसरा देखें, वर्ष 1940। वर्ष 1940 में क्या हुआ? लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग की गई। तीसरा देखें, 1875। तीसरा क्या है? 1875। तो 1875 में क्या हुआ था? दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कर दी थी। कब? 1875 में। तीसरा 1875 में दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कर दी थी। फिर 712 में क्या हुआ था भाई? तो 712 में हुआ था, 712 में हुआ था चौथा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था 712 में। आगे देखते हैं 319। पांचवा, 319 में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। 320 ईस्वी में, 19 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना होती है। फिर छठा देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर 1565 में देखें, 1565 में
तालीकोटा का युद्ध होता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। फिर अगला देखें, अगला है 78 ईस्वी। 78 ईसा पूर्व क्या हुआ? तो 78 ईसा पूर्व, तो 78 ईसा पूर्व क्या हुआ? शक संवत की स्थापना हुई। 78 ईसा पूर्व 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को जीरो द्वारा, ये निशान है, द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 1+1 अंक निर्धारित हैं। तो पहला है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पहला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ उत्तर प्रदेश है। फतेहपुर सीकरी यहाँ उत्तर प्रदेश है, यानी यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी, समझ गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह स्थान जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? यानी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे, जीरो का निशान, और लिखेंगे प्रयाग या इलाहाबाद। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा देखें, तो तीसरा प्रश्न है वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे अमृतसर। अमृतसर पंजाब। फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये दो जगह पे हुआ है, चंपारण बिहार और खेड़ा गुजरात। तो आप दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया बिहार चंपारण। यहाँ पे हम दोनों बता देते हैं। और ये हो गया गुजरात में खेड़ा, समझ गए। खेड़ा ये भी कर देंगे तब भी उत्तर सही होगा, और ये भी कर देंगे तब भी उत्तर सही होगा। अब अगले प्रश्न पे, अगला क्या है? वह स्थान जहां भारत की राजधानी है। पांचवा प्रश्न, वह स्थान जहां भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है। आप यहाँ पे निशान लगाएंगे और लिख देंगे दिल्ली, समझ गए। प्रश्न भी लिख देंगे तो अच्छी बात है। पांचवा प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 प्रश्न लिख के और निशान लगाएं और उसका उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इस प्रकार ये सेशन, ये मॉडल पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगले मॉडल पेपर में फिर से आपसे मिलेंगे। अगर नागरिक शास्त्र होगा तो नागरिक शास्त्र के मॉडल पेपर में, इतिहास होगा तो इतिहास के मॉडल पेपर में, दोनों होगा तो दोनों के मॉडल पेपर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।